हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 आपको दिया है आईटी में कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर सुरक्षा या आईटी सुरक्षा अर्थ कंप्यूटर सिस्टम की चोरी से रोकने और उसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जानकारी को नुकसान होने से बचाने के साथ साथ उसकी सेवाओं को डिटेक्ट और गुमराह होने से बचाने से संबंधित है। ठीक है, जो हमारा सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, नाम से क्लियर हो रहा है ना कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी करना, मोबाइल की सिक्योरिटी करना, नेटवर्क की सिक्योरिटी करना। ठीक है ना, यहाँ पर हमें नॉर्मली बात है, अगर हम हर चीज़ की सिक्योरिटी करते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर पर लॉक करके जाते हैं, बाइक चलाते तो बाइक में लॉक करते हैं, तो वैसे ही हम हमारे सिस्टम चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, तो उसमें हमारी कुछ ऐसी फाइलें रहती है जिसको सिक्योर करना जरूरी होता है। हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सभी चीज़ उसमें रहती है, आपके OTP आती है मोबाइल की, ठीक है ना, मोबाइल में जानकारियाँ रहती है कि फोटोज़ रहते हैं, बहुत सारी जानकारी रहती है आपकी पर्सनल, तो उन्हीं को सिक्योर करना किस पे बेसेगा, सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पे। साइबर सुरक्षा में हार्डवेयर के सर्किट बोर्ड के प्रयोग में प्रवेश के साथ साथ उसकी क्षति होने से रोका जाता है, जो नेटवर्क डाटा और कोड इंजेक्शन से आते हैं। ये ऑपरेटर गलत इस्तेमाल से भी हो सकते हैं, चाहे उन्होंने जानबूझकर किया या फिर गलती से। आईटी सुरक्षा विभिन्न तरीकों के माध्यम से सुरक्षित प्रक्रिया को भटकने में अति संवेदनशील है। अब क्या होता है, साइबर सुरक्षा में हार्डवेयर के सर्किट बोर्ड के प्रोग्राम में प्रवेश के साथ साथ उसमें क्षति होने से होता है। अब जितने भी सर्किट बोर्ड रहते हैं, क्या रहता है, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम नहीं भी करते हैं फिर भी हो जाती है, गलत हो जाती है, ठीक है ना, जिससे वो सिस्टम ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इन्हीं सब के लिए क्या करा गया है, ये चीज़ें करी गई, सिक्योरिटी सिस्टम बेस्ड करा गया। अब सबसे पहला जो पॉइंट दिया जाता है यहाँ पर सिक्योरिटी, डिनायल ऑफ सर्विस, DOS लिखा है। DOS अटैक को डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। इस अटैक का प्रयोग हैकर किसी नेटवर्क या मशीन को उस पर एक्सेस करने वाले उपभोक्ता के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। इस अटैक का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को किसी सर्विस जैसे इंटरनेट पर एक्सेस करने से रोकना। इस अटैक को हैकर बहुत बड़े हथियार की तरह प्रयोग करते हैं और उन सभी सर्विस को उपभोक्ता के लिए उपलब्ध कर दिया जाता है इंटरनेट से जुड़ी हुई होती है। अब डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि हमसे जो चीज़ हमें चलानी है वो चीज़ें हमारी हटा दी जाती है और ऐसी चीज़ें ला दी जाती है हमारे सामने जो हमें नहीं चलानी होती है, लेकिन मजबूरी होती है कि वो ही चलानी पड़ती है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि कोई एप्लीकेशन है कि हम चला रहेंगे, ठीक है ना, हमसे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में ये होता है कि वो सर्विस आपके लिए बंद कर दी गई है, वो एप्लीकेशन आपके लिए बंद कर दी, आप कितनी भी कोशिश करोगे वो एप्लीकेशन नहीं चलेगी, ठीक है ना। आप जब दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वो एप्लीकेशन चलेगी जो वो व्यक्ति आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है कि भाई मैंने एप्लीकेशन दी, ये चल क्यों नहीं रही है, कोई कारण है, आपको उसके लिए कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, वो एप्लीकेशन आपके लिए बंद कर दी गई है। आपको दूसरी एप्लीकेशन दी जाएगी जो वो व्यक्ति आपसे चलवाना चाहता है, जिसमें आप अपना डाटा एंटर करते ही वो सारा डाटा उसके पास में पहुंच जाएगा या फिर खराब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्पूफिंग। स्पूफिंग में कोई साइबर क्रिमिनल किसी वेबसाइट, ईमेल आईडी या फिर कॉलर आईडी को ट्रिक करके आपसे कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए डाउनलोड फाइल, क्लिक ऑन द फाइल, ये बताने की कोशिश करते हैं जो वह नहीं होते। स्पूफ वेबसाइट, मेल आईडी या लिंक ओरिजिनल में ऐसे इतने ज़्यादा मिलते जुलते हैं कि आपको लगता है कि ये सही है, जैसे कि एक हैकर ऑफिशियल ईमेल एड्रेस की जैसी मिलती जुलती आईडी बनाकर आपको ईमेल करता है और उसे मेल में एक लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा था। जब आपको लगता है कि ये मेल सही है क्योंकि यह ऑफिशियल जैसी दिखती है, तो आप इस लिंक को क्लिक कर देते हैं। इस बार लिंक पर क्लिक करने के बाद कोई वायरस और मेलवेयर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है और वह आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन कैप्चर करके हैकर को भेज देता है। क्या होता है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है, बिल्कुल सेम टू सेम वेबसाइट, जैसे कोई नाम रहता है, जैसे फेसबुक है, ठीक है, व्हाट्सअप है, अगर इनके थ्रू अगर कोई मैसेज आपके पास आता है, सेम टू सेम लिखा हुआ वही तरीका वही चीज़ रहेगी, तो आप क्या समझोगे नॉर्मली, अरे यार फेसबुक से मैसेज आया, या फिर चलो बैंक से कोई मैसेज आता है आपके पास में, ठीक है ना, सेम टू सेम वही चीज़ दिख रही है, जैसे बैंक का लोगो है वो बना हुआ आ रहा है, सारी चीज़ें वही हो रही है, आप क्या समझो, अरे यार तो बैंक का मैसेज है, हाँ ठीक है, इसमें कोई डाउनलोड करने का बोल रहा हम ये कर लेते हैं, ठीक है। आप जैसे वो डाउनलोड करने जाते होगे आपकी सारी जानकारी का है, वो फाइल कभी डाउनलोड भी नहीं होती है। कारण यही बनता है कि ये चीज़ें क्या रहती है कि जो स्पूफिंग, ये चोरी करने के तरीके, आपको जो नाम पढ़वा रहा हूँ ये सारे चोरी करने के तरीके हैंगे, ठीक है ना, आपसे आपका डाटा चुराना, खराब करना, ये सारे तरीके हैंगे। स्पूफिंग भी इसी का एक तरीका, जिसमें आपको सेम वेबसाइट
बना के दी जाती है, ठीक है। सेम टू सेम ईमेल एड्रेस दिया जाता है कॉपी करके, ठीक है। उसके जैसे मतलब नाम सेम रहता है, बस उसमें कुछ पॉइंट की ऐसी मिस्टेक रहती है जिसकी वजह से हम उसको, नॉर्मली बात है, अगर छोटी मोटी मिस्टेक है तो हम भी जज नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं हाँ यार कंपनी का बैंक का मैसेज आया, हम उस चीज़ को फॉलो कर देते हैं, ठीक है, और वो उनके जाल में हम लोग फंस जाते हैं। नेक्स्ट आता है फिशिंग। जिस प्रकार मछली पकड़ने के लिए कांटे में चारा लगाकर डाला जाता है और चारा खाने के लालच या धोखे में आकर मछली कांटे में फंस जाती है, उसी प्रकार फिशिंग भी हैकर द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर के साथ की गई धोखेबाजी करती है, जिसमें वह आपकी निजी जानकारी को धोखेबाजी के माध्यम से चुरा लेते हैं और इसका गलत उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे मछली पकड़ते हैं, फिशिंग करते हैं, वैसे ये भी यहाँ पर भी वही है, आपको चोरी छुपे लालच दिया जाता है और बाद में आपसे डाटा चुरा लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संचार में फिशिंग या इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी एक ऐसा अर्थ है जिसमें किसी विश्वसनीय इकाई का मुखौटा धारण कर उपयोगकर्ता नाम, प्रयोक्ता, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड के विवरण कभी परोक्ष रूप से पैसा जैसे विभिन्न जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जाता है। आंशिक जनता को लुभाने के लिए संचार आमतौर पर लोकप्रिय सामाजिक वेबसाइटों, नीलामी साइटों, बैंकों, ऑनलाइन भुगतान प्रोसेसर या IT प्रशासकों के नाम पर किया जाता है। अब क्या रहता है फिशिंग में, अब आपको लालच देना है, नॉर्मली बात है, मछली पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि जाल डालते हैं, ठीक है ना, उसमें दाने डालते हैं ताकि उसको लालच दे। तो वैसे यहाँ पर जो हैकर्स होते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं कि पब्लिक को लालच देते हैं। जैसे आप हमारी वेबसाइट चलाइए, आपको इतना % डिस्काउंट, आप हमारे यहाँ से शॉपिंग करोगे आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे इतना % डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आपके लिए ऑफर आया है, आपका 5,000 रुपये का बीमा लगा है, आपको 10,000 रुपये आपके अकाउंट में आने वाले, सिर्फ आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। आपका ATM कार्ड बंद होने वाला है तो आपको अपने उसका पिन बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपको या तो फ़ोन के थ्रू बता सकते हैं, मैसेज के थ्रू बता सकते हैं, या फिर अदर किसी इंटरनेट के थ्रू। आजकल नॉर्मली बात है, इंटरनेट सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हो गया है सभी के लिए, ठीक है। तो आपको सोशल मीडिया पे जानकारी दे दी जाती है कि ऑफर दे दिए जाते हैं, जिससे आप क्या होता है यार ये बहुत सस्ता मिल रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट नॉर्मल सी बात है कि कभी कभी मोबाइलों की बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे एडवर्टाइज आते हैं आपकी वेबसाइट पर, कोई सी भी आप कोई वेबसाइट चला रहा हो उस पर ऐसे ऐड आएंगे कि आईफोन है, नॉर्मली बात है 1 लाख रुपए का मोबाइल आपको 10,000 रुपये में दिया जा रहा है। आप खुश हो जाते हो, अरे यार बोले 10,000 रुपये का मोबाइल है तो हमें फ़ायदा पड़ जाएगा, बोले इतना बने। फिर आप जब पूरी जानकारी उसमें डाल देते हो, फिर आपके पास ऑप्शन आता है कि आप वो चीज़ आने वाले ग्रुप में सेंड करो, ठीक है ना। आपको 13 लोगों को ये लिंक सेंड करनी पड़ेगी, 20 लोगों को ये ग्रुप में सेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको मिलेगा, मतलब आप 13 लोगों को सेंड कर रहे हो, आपने तो आपकी जानकारी दे दी, ठीक है ना। साथ में वो 13 लोग भी अपने उसमें से 13 में से अगर कुछ समझदार भी होंगे तो 10 या 5 लोग तो ऐसे होंगे जो अपनी जानकारी, चलो ठीक है 13 में से अगर एक व्यक्ति भी अपनी जानकारी दे तो उसके पास 2 लोग होंगे, और वही 13 में से अगर वो भी जानकारी देगा तो वो 13 लोगों को सेंड करेगा, फिर वो एक के पास से जानकारी जाएगी। तो ऐसे कर करके वो सारी जानकारी तो ले लेता है आपसे आपकी, ठीक है ना। फिर आपसे आपकी जानकारी ले लेगा, उसको मोटी रकम में बेचा जा सकता है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत कीमती होती है, ठीक है ना। आप लोग सोचते हैं नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स, ये नाम आपके लिए कोई आइडेंटिटी नहीं रखते हैं, ठीक है। बट किसी के लिए ये नाम बहुत आइडेंटिटी रखते हैं, बहुत काम के रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कुछ भी काम करने से पहले 4 बार उस चीज़ को देखो और सोचो। नेक्स्ट आता है रूटकिट। रूटकिट सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का संग्रह है जो आमतौर पर गलत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। इसे इस तरह से बनाया जाता है कंप्यूटर या उस क्षेत्र में ऐसी जगह पर भी कार्य करने लगे जिस जगह पर सॉफ्टवेयर को आमतौर पर अनुमति नहीं होती है, ठीक है। रूटकिट किस लिए बनाया जाता है कि एक गलत उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। साफ बोला गया है गलत उद्देश्य, ठीक है ना। उसका मोटिव क्या है, गलत काम करना है। अब कहाँ पर, उस जगह पे काम करना है जहाँ पर अदर दूसरी चीज़ों को काम करने के लिए परमिशन की जरूरत लगती है, ठीक है ना, ये वहाँ पर काम करता है। ये कई बार किसी अन्य उपलब्ध सॉफ्टवेयर का रूप ले लेते हैं या अन्य सॉफ्टवेयर के अस्तित्व को छुपा लेते हैं। रूट किट में रूट शब्द अधिकार या अनुमति वाले खाते से ली जाती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपनी जो जानकारी रहती है मेन वो छुपा लेते हैं कि किस चीज़ के लिए वो बनाया गया है, उसका मेन मकसद क्या है, ये चीज़ तो छुपा ली उन्होंने, बस आपके सामने दे दिया कि हाँ भैया हमारे पास ये सारी परमिशन है। जो कई सारे यूनिक्स या कई उसके जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग होता है। वही किट का अर्थ सॉफ्टवेयर के हिस्से को स्थापित करने से लिया जाता है। इसे मालवेयर से जोड़ने के कारण इसे नकारात्मक अर्थ में लिया जाता है। अब कारण क्या था रूटकिट में,
इसका ये जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है गलत काम के लिए ही बनाया जाता है, लिखा हुआ साफ क्लियर, ठीक है। अब इसमें क्या करता है कि उस जगह लगाया जाता है जहाँ पर परमिशन की जरूरत रहती है, ठीक है। ये बिना परमिशन के काम करने के लिए भी सक्सेस है। यहाँ पर इसको किसी भी चीज़ की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को इंस्टॉल करने के लिए परमिशन दो, मुझे आपके डाटा एक्सेस करने के लिए अलाउ करो, कोई परमिशन। ये उस जगह सेट करा जाता है जहाँ पर आपको कोई परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपने हिसाब से सारी परमिशन ले लेता है और सारा डाटा एक्सेस कर लेता है। नेक्स्ट आता है बैकडोर्स। एक बैकडोर एक विधि है जो अक्सर गुप्त होती है, ठीक है। नॉर्मली साफ बैकडोर दिख रहा है मतलब पिछला दरवाजा। एक बैकडोर एक कंप्यूटर सिस्टम या एन्क्रिप्टेड डाटा तक पहुंचने का साधन है जो सिस्टम के प्रथागत सुरक्षा तंत्र को बाईपास करता है। एक डेवलपर एक पिछले दरवाजा बना सकता है ताकि समस्या निवारण या अन्य उद्देश्यों के लिए एक एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचा जा सके। अब क्या रहता है कि यार नॉर्मली बात है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। अब एक चोर की बात एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी का चोर है, आपने मूवी सीरियल में सभी में देखा होगा, कोई चोर आता है, ठीक है, या तो फ्रंट डोर देखेगा आपका, अगर लॉक लगा है तो बैक साइड से जाएंगे, ठीक है, कोई खिड़की ढूंढेंगे, मतलब घर में घुसने के लिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। पिछला दरवाजा हो, खिड़की हो, कहीं ना कहीं से जुगाड़ ढूंढ, उनको पता है सामने वाले दरवाजे से जाऊँगा तो पकड़ा जाऊँगा, ठीक है, बट पिछले दरवाजे से वो नहीं पकड़। तो वैसे यहाँ भी बैकडोर से अगर आप डायरेक्ट उसका डाटा चुराओगे तो उसको तो समझ में आ जाएगा कि यार मेरा डाटा कोई एक्सेस कर रहा है, कोई एप्लीकेशन है, बट ये पिछला तरीका ढूंढते हैं। इस तरीके से ढूंढते हैं कि किसी को खबर भी नहीं लगती कि उनका डाटा चोरी हो गया है या कुछ हुआ है उनके कंप्यूटर में। ताकि एक डेवलपर पिछले दरवाजे बना सकता है ताकि समस्या निवारण या अन्य उद्देश्यों के लिए एक एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचा जा सके। हालांकि हमलावर अक्सर बैकडोर का उपयोग करते हैं जिसको वह खुद को एक शोषण के हिस्से के रूप में पहचानते हैं, स्थापित करते हैं। कुछ मामलों में कीड़ा या वायरस का पिछला हमले द्वारा बनाए गए पिछले दरवाजे का लाभ उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक पिछले दरवाजे एक मेलवेयर प्रकार होते हैं। इस प्रकार का उपयोग करने के लिए सामान्य प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं की उपेक्षा होती है। नतीजा जब एक एप्लीकेशन के भीतर संसाधनों तथा रिमोट एक्सेस दी जाती है। अब क्या रहता है कि दरवाजा है, पिछला दरवाजा आपको बनाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कराया जाता है, सॉफ्टवेयर वायरस बनाया जाता है जिससे आपका डाटा चुराने के लिए उनको एक रास्ता दिया जाता है, ठीक है। किसी भी तरीके से वो वायरस आपके सिस्टम में पहुँचा दिया जाता है जहाँ से वो उनका डाटा एक्सेस करने के लिए वो वायरस गेप बना देता है। नेक्स्ट आता है मेलवेयर, जिसे मालवेयर भी बोलते हैं, मिलीशियस सॉफ्टवेयर। ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी नाम पढ़ रहे हैं सब कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले ही हैं। मिलीशियस सॉफ्टवेयर का मतलब है खराब सॉफ्टवेयर जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है और एक बार ये आपके सिस्टम पर आ गया तो इससे आपके सिस्टम पूरी तरह से खराब हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मिलीशियस सॉफ्टवेयर मेलवेयर अगर आपके सिस्टम में आ जाते हैं तो ये आपके सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर सकते हैं। यह एक ऐसा वायरस है जो आपके सिस्टम के डाटा को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। यह एक तरह का दूषित सॉफ्टवेयर होता है जिसका एक ही मकसद होता है लोगों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। मेलवेयर को इसी मकसद के साथ ही बनाया जाता है, वह हमारे या किसी स्पेसिफिक यूज़र के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए। कोई इसके और कोई मकसद हो सकते हैं, आपका डाटा चुराना, आपका पासवर्ड चुराना, आपके कंप्यूटर के डाटा को मिटाना या डिलीट करना, ठीक है ना। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। साफ दिया गया क्लियर के लिए बोल रहा है कि इसका काम भी क्या है, गलत काम करना, ठीक है। अब कोई सा भी हो सकता है, आपके डाटा को चुरा लेना। अब आपके कंप्यूटर में क्या रहता है, डाटा ही रहता है, ठीक है। आपकी पर्सनल जानकारी चुराना, आपका पासवर्ड चुरा लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें चुराना, उनको ख़राब कर देना, आपके फ़ोटोज़ पड़े, वीडियोज़ पड़े, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डैमेज कर देना, आपकी फाइलें पड़ी है, ऑफिस का काम पड़ा उसमें उन सबको डैमेज कर देना, ये सब किसका काम होता है, मेलवेयर का। नेक्स्ट आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सिस्टम को नियंत्रित कर देता है, ठीक है ना। सिस्टम को क्या करता था, कंट्रोल कर लेता है। ट्रोजन वायरस की तरह अपनी कॉपी तो नहीं बना सकता परंतु यह वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। ट्रोजन में कंप्यूटर को काफ़ी खतरा होता है जिससे आज ये खतरनाक वायरस के रूप में जाना जाता है। ट्रोजन को लोग धोखे से डाउनलोड कर लेते हैं सोच कर कि फाइल सही है, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो लोगों को फंसाने के ट्रिक होते हैं। ट्रोजन सिस्टम की फाइल डाटा को डिलीट कर सकती है। अब मेन चीज़ क्या आती है, सेम टू सेम अगर चीज़ दिख रही है आपको, आप उसमें डाउनलोड कर लेते होगे, ठीक है।
कि यार आप कोई फोटो डाउनलोड कर रही है, अच्छी है कि इसको कर लेते हैं, ये वाली चीज़ है कि इसको कर लेते हैं। आप डाउनलोड उसके साथ में क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स आपको उसमें डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद में वो सारी फाइलों को करप्ट कर देता है, ख़राब कर देता है। नेक्स्ट आता है वर्म्स। वर्म्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम या वायरस की तरह ही होता है, लेकिन ये स्वतंत्र होते हैं। एक बार कंप्यूटर बना लेते हैं और हमारे कंप्यूटर स्लो हो जाते हैं, ठीक है ना। अब वर्म्स क्या होता है, एक वायरस हैगा, ठीक है ना, जो खुद बनते जाता है इजीली तरीके से। अभी क्या होता है, एक बार कंप्यूटर में जाने के बाद में ऑटोमेटिक बन जाएगा और कंप्यूटर को धीरे धीरे क्या कर देगा, स्लो कर देगा। आपका मोबाइल भी चलते चलते आप पूरा डाटा भी डिलीट कर दोगे, फिर भी वो हैंग होने लग जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। किस कारण से होते हैं, इन्हीं कारणों से। इन्हें कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने के लिए किसी पर्सन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि स्वयं ही दूसरे कंप्यूटर में फैल जाते हैं। अब यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, इनको किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी कंप्यूटर में ऑटोमेटिक चले जाते हैं। वर्म्स नेटवर्क का प्रयोग कर अपने कॉपी दूसरे कंप्यूटर को भेजता रहता है। वर्म्स नेटवर्क में ईमेल, वेब पेज तथा चैट मैसेज के द्वारा फैल सकता है, ठीक है। आप किसी से चैटिंग कर रहे हो, किसी को ईमेल पहुँचा रहे हो, वो किसी के साथ भी जा सकता है। यही होता है वर्म्स का काम। नेक्स्ट होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में यूज़र की इजाज़त के बिना ही इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। यहाँ इसको किसी भी चीज़ की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल है और गुप्त रूप से उस कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन अपने मालिक को दे देता है। स्पाईवेयर का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों या ऑफिस में अपने सभी कर्मचारियों के कंप्यूटर पर नज़र रखने के लिए भी करते हैं। वह इंटरनेट पर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसमें यूज़र को पता चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पाईवेयर का क्या होता है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि कंपनियों में ऑनर जो रहते हैं वो कंपनियों के जितने भी सिस्टम रहते हैं सब में सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर अटैक करवाते हैं। कारण क्या रहता है, इससे उस कंप्यूटर को चलाने वाले की सारी जानकारी उस व्यक्ति तक लग जाती है। नॉर्मल बात है, कंपनी का ऑनर हैगा, मालिक हैगा, ठीक है। अब होता है ऑफिस में सबको सिस्टम दे रखे हैं उसने कि सब अपना कंप्यूटर, अब कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उसको क्या पता चल रहा है, वो क्या सबके कंप्यूटर चेक करता रहेगा, नहीं कर। तो उसने सबको स्पाईवेयर कर रखा है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसको जानकारी वहीं बैठे बैठे लग जाएगी, ठीक है ना। कि भाई ये कंप्यूटर पे ये फाइल ओपन कर रहा है, इसको ये काम दिया गया है तो ये वाला काम कर रहा है, ठीक है ना। कंप्यूटर पे एक पर्सनल चीज़ें देख रहा है या तो कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। नेक्स्ट आता है एडवेयर। एडवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो प्रोग्राम के रन होने पर उसमें एडवर्टाइजिंग बैनर प्रदर्शित करता है। आमतौर पर एडवेयर कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये एंड्रॉइड डिवाइस में भी पाए जाते हैं। जब हम किसी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं तो एडवेयर स्वचालित रूप से आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो सकते हैं और पॉपअप विंडो के माध्यम से इन्हें देखा जा सकता है। विज्ञापन के लिए कंपनी एडवेयर का उपयोग करती है। नॉर्मली बात है, एडवेयर आज आप कोई सी भी वेबसाइट सर्च करते हो, कोई एप्लीकेशन चलाते हो, कोई गेम चलाते हो, तो सब में आपको एडवर्टाइज मिलेगा, ठीक है। सभी में एडवर्टाइज मिलेगा। एक पॉपअप विंडो ओपन होती है साइड में, नीचे, बीच में, ठीक है ना। आप कोई वेब ब्राउज कर रहे होगे, ठीक है ना, कोई वेबसाइट देख रहे होगे, उसके अंदर भी आप जाओगे तो आपको एडवर्टाइज दिखेंगे, ठीक है ना। आप कोई गेम खेल रहे हो, गेम डाउनलोड करा, ऑनलाइन प्रोसेस है, तो सब में आपको एड दिखेंगे, एडवर्टाइज, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एडवेयर के द्वारा होती है, जो कंपनी खुद चालू करती है, ठीक है ना। और एडवर्टाइजमेंट कंपनियाँ सभी इसका यूज़ करती हैं। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो दुर्भावना से ग्रसित होकर बनाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसका उद्देश्य कंप्यूटर उसमें स्थित जानकारी की क्षति पहुंचाना होता है। नॉर्मली बात है, कंप्यूटर वायरस में साफ दे रखा है कि वायरस का मतलब क्या होता है, किसी के सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, इसी के लिए इसको बनाया जाता है। कंप्यूटर वायरस हमारी किसी भी फाइल को, सॉफ्टवेयर को ख़राब कर देता है या फाइल की डुप्लीकेट फाइल बना देता है जो ओपन नहीं होती। वायरस प्रोग्राम को लोड करने में भी लंबा समय लगता है। मोस्टली वायरस पेन ड्राइव बाहरी डिवाइस से इंटरनेट के द्वारा हमारे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप आदि पे प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना। वायरस सभी को पता होते क्या है, ये किसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं, किसी का सिस्टम खराब करने के लिए, किसी का फाइल चुराने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए, इन कारणों से वायरस को बनाया जाता है। अब वायरस कितने टाइप के होते हैं, बूट सेक्टर वायरस। इस प्रकार के वायरस फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में संग्रहित होते हैं। जब हम कंप्यूटर को प्रारंभ करते हैं तब यह ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में बाधा देते हैं, ठीक है ना। जब भी आप कोई सिस्टम है, ये क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में अटैच हो जाता है। जब भी आप कोई सिस्टम को डाउनलोड करते हो या फिर कुछ करते हो, ये बोल सकते हैं, आप जब भी कंप्यूटर को ओपन करते हो, मोबाइल को चालू करते हो, उसका अगर चालू होने में टाइम लगता है, ठीक है ना, उसको समय लगाता है क्या, जो नॉर्मली बात है, एक सिस्टम को चालू होने में कितना टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट, 5 मिनट मान सकते हैं हम, ठीक है ना, सब तरीके से चालू है।
बट अगर वो उसी चीज़ को चालू करने में 10 से 15 मिनट लगा रहा हैगा तो ये मान के चलो कि उसमें बूट सेक्टर वायरस हैगा, फाइल वायरस। यह फाइल वायरस की वायरस कंप्यूटर की फाइलों को नुकसान पहुंचाता है, यह .exe फाइल को नुकसान पहुंचाता है और फाइल वायरस कराया जाता है। ठीक है, फाइलों को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस को फाइल वायरस कहते हैं। नेक्स्ट आता है द डिटेक्टिव वायरस या फिर गुप्त वायरस भी बोल सकते हैं। गुप्त वायरस अपने नाम के अनुसार भी कंप्यूटर यूजर से अपनी पहचान छिपाने का हर संभव प्रयास करता है गुप्त वायरस। अब ये क्या करता है, डिटेक्टिव वायरस अपनी पूरी इंफॉर्मेशन छुपा के किसी को ये खबर नहीं लगने देता है कि वो कंप्यूटर में है, मतलब आपके ना स्पीड कम होगी ना कोई फर्क पड़ेगा, बट वो वायरस आपके मोबाइल में किसी भी तरह से चोरी छुपे रहेगा। नेक्स्ट आता है पॉलीमॉर्फिक वायरस। यह वायरस अपने आप को बार बार बदलने की क्षमता रखता है ताकि प्रत्येक संक्रमण वास्तविक संक्रमण से अलग दिखे। ऐसे वायरस को रोकना अत्यंत कठिन होता है क्योंकि प्रत्येक बार ये बिल्कुल अलग होता है। पॉलीफॉर्मिक वायरस का करता है अपने आप को चेंज करता रहता है, ठीक है, वो कभी किस वायरस में कन्वर्ट हो जाता है, कभी किस वायरस में, कभी किस, आपको समझ में ही नहीं आता है क्योंकि चल क्या रहा है। जैसे आज बूट सेक्टर में कन्वर्ट हो गया, कल दूसरे फाइल सेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से वो अपना आकार चेंज करता रहता है। नेक्स्ट आता है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस विशेष रूप से कुछ विशेष प्रकार की फाइल जैसे डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट इत्यादि को क्षतिग्रस्त करने के लिए होते हैं, ठीक है, इनके लिए किसी कारण से ही बनाया जाता है। इनका डॉक्यूमेंट जो रहते हैं उनको माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी डॉक्यूमेंट रहते हैं ऑफिस एक्सेल में आपको इससे फाइल वगैरह बनाता है उनको खत्म करने के लिए, खराब करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है मल्टीपल वायरस। इस प्रकार के वायरस मल्टीपल वायरस से सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है, दोनों बूट सेक्टर और एक्सक्लूसिव फाइल को एक साथ नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि मल्टीपल वायरस है तो अलग अलग काम, दो या से अधिक ज़्यादा काम ये एक साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फायरवॉल। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षित करने का डिवाइस या सिस्टम होता है, ठीक है। अब यहाँ तक वायरस और सिस्टम खराब करने की चीज़ें पड़ी थी, अब इसको बचाने वाले चीज़ें अब यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। फाइल वायरस ये नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसको सुरक्षित रखता है, जो कि सभी तरह के कंप्यूटर और उसके नेटवर्क को घुसपैठियों, हैकर्स और मालवेयर से बचा के रखता है, ठीक है ना। ये किससे बचाता है, घुसपैठिए, हैकर्स और मालवेयर से बचा के रखता है और कंट्रोल करता है। फायरवॉल हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार के हो सकते हैं। फायरवॉल जो रहती है दोनों प्रकार की, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर। फायरवॉल हमारे नेटवर्क के लिए फाइटर की तरह कार्य करता है, हार्मफुल जानकारी को रोक देता है, या दीवार की तरह कार्य करता है, ठीक है। अब फायरवॉल क्या करता है, जिस कंप्यूटर में, मोबाइल में अगर फायरवॉल होता है तो ये उसको वायरस आ रहे हैं, बाहर से वायरस आ रहा है, कोई एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ों को रोक के, एक दीवार का काम करता है, सारी चीज़ों को क्या करता है, रोक के रखता है ताकि वो चीज़ खराब ना हो, आपकी फाइलों में किसी तरह का इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुकीज़। कुकीज़ एक छोटी टेक्स्ट डाटा फाइल होती है जो आपके कंप्यूटर पर कहीं ना कहीं रहती है, ठीक है। तो कुकीज़ जो रहती है आपकी छोटी टेक्स्ट फाइल है जो कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर में किसी भी ये बोल सकते हैं एप्लीकेशन में या फिर किसी भी फाइल में वो रहती है। जब इंटरनेट चलाने के लिए हमें आपके किसी ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या फिर यूसी ब्राउज़र हो, तो हम जब भी इंटरनेट चलाते हैं तो ब्राउज़र हमारी सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता रहता है कि हम किस वेबसाइट पर गए, कौन सा पेज कितनी देर तक देखा, इंटरनेट पर किन शब्दों को सर्च किया, और ब्राउज़र इन सभी जानकारियों को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में .text फाइल के रूप में सेव कर देता है। आप कभी भी किसी भी फाइल पे जाते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाते हो, ठीक है ना, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे गए या फिर गूगल क्रोम पे गए हो, ठीक है, आपने वहाँ जाकर कोई चीज़ फाइल सर्च करी, ठीक है, उस फाइल को कौन सा पेज ओपन करा, कितनी देर वो फाइल देखी आपने, उसमें क्या करा क्या नहीं करा, ये सारी चीज़ें क्या होती है वहाँ पर एक आपके कंप्यूटर में .text के नाम से एक कुकीज़ बन जाती है, फाइल बन के वो सारी जानकारी वहाँ पर सेव हो जाती है। कि आप लोग देखते हो ना कि बहुत बार ये होता है आप कोई चीज़ सर्च करते होगे, ठीक है ना, आपने गूगल पे, फेसबुक पे या फिर कहीं भी कोई चीज़ सर्च करी है तो आपके बाद में आपको वही सारी चीज़ें जानकारी दी जाती है, ठीक है ना। जैसे आपने कोई एक्टर या एक्ट्रेस के पिक्चर्स सर्च करे हैं, किसी की कोई जानकारी सर्च करी है, कोई न्यूज़ सर्च करी है, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको बार बार वही चीज़ें दिखाई देगी। क्यों दिखाई देती, क्योंकि वो फाइल आपके पास ऑलरेडी आपके मोबाइल में वो चीज़ है, ठीक है ना, कि आपने ये पेज इतनी देर तक सर्च करा था, इसके बाद यही चीज़ें आपको बार बार दिखाई दी, क्योंकि आपका शायद इंटरेस्ट हो उस चीज़ में। तो नॉर्मली बात है आपने किसी वेबसाइट को 5 से 10 मिनट तक देखा है, ठीक है, तो आपको बार बार जानकारी उसी से रिलेटेड दी जाएगी ताकि आपको पता रहे कि ये चीज़ है, ठीक है। बट नॉर्मली बात है कुकीज़ का इतना ही काम होता है कि आप जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूसी ब्राउज़र पर कोई चीज़ सर्च करते हो, कितनी देर उसको चला रहे हो, कैसे चला रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ों को वो रिकॉर्ड करके डाउनलोड करके रख देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिजिटल सर्टिफिकेट।
डिजिटल सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड है जो एक व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन और सार्वजनिक कुंजी बुनियादी ढांचे का उपयोग करके इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से डाटा का आदान प्रदान की अनुमति भी देता है। डिजिटल प्रमाण पत्र को सार्वजनिक कुंजी प्रमाण पत्र या पहचान पत्र के रूप में भी जाना जाता है। डिजिटल प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कार्ड है जो वेब पर व्यापार या अन्य लेन देन करते समय आपकी साख स्थापित करते हैं। ये एक प्रमाणन अधिकारी सीए द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आपका नाम, एक सीरियल नंबर, समाप्ति तिथि, प्रमाण पत्र धारक की सार्वजनिक कुंजी, संदेश और डिजिटल हस्ताक्षर एन्क्रिप्टेड करने के लिए प्रयुक्त है कि एक प्रति प्रमाण पत्र जारी करने के प्राधिकरण के डिजिटल हस्ताक्षर शामिल है ताकि एक प्राप्तकर्ता सत्यापित कर सके प्रमाण पत्र असली है। कुछ डिजिटल प्रमाण पत्र एक मानक X.509 के अनुरूप होते हैं। डिजिटल प्रमाण पत्र को रजिस्ट्रियों में रखा जा सकता है। अब क्या आता है, डिजिटल सर्टिफिकेट होता है क्रेडिट कार्ड वगैरह, ठीक है ना, इसमें आपकी पूरी जानकारी रहती है। एक जरा सी वो चिप लगी रहती है, वो आपकी पूरी डिटेल रखती है कि जैसे आपका आधार कार्ड बोल सकते हैं, ये भी आपके लिए है डिजिटल सर्टिफिकेट है। इसमें आपकी पूरी जानकारी है, ठीक है, नॉर्मली बात है। आपका आधार कार्ड, इसमें आपकी पूरी डिटेल है। एक क्रेडिट कार्ड है, उसमें सारी डिटेल रहती है, आपका बैंक नंबर कौन सा, आपका अकाउंट क्या है, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या, आप कहाँ रहते हो, उसमें साइन कौन सी करी है आपने, कितने ट्रांजेक्शन करे, सारी जानकारी उसमें लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल मैसेज डॉक्यूमेंट की प्रमाणिकता की पुष्टि करने के लिए मैथमेटिकल स्कीम है कि एक डिजिटल साइन किया हुआ एक विशेष कोड होता है जिसका उपयोग किसी भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की प्रमाणिकता और स्वीकार्यता दर्शाने के लिए किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर हमारी पहचान होती है जिसके द्वारा हम अपनी चीज़ों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन हमारे इन सिग्नेचर को कोई भी आसानी से नकल कर सकते हैं और हमारी चीज़ों को बिगाड़ और उसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं। हम इसके नाम से समझ सकते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर वैसा ही है जैसे हम किसी डॉक्यूमेंट के पेपर ऑथेंटिकेशन के लिए इसे पर हस्ताक्षर करते हैं, उसी तरह डिजिटल डॉक्यूमेंट के ऑथेंटिकेशन के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करते हैं। नॉर्मली बात है, आज के टाइम पर कोई भी फाइल होती है या कोई भी काम होते हैं कि सब डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है जिस पर हम साइन करते हैं और वो डिजिटल वहाँ जाकर प्रिंट हो जाती है। क्यों होता है, किस लिए? नॉर्मली बात है कि नॉर्मली साइन तो सभी कॉपी कर सकते हैं, पर डिजिटल साइन को कॉपी कैसे करोगे? आपको जब दिखेगी नहीं, सिर्फ आपने करी है, आपको पता है, बाकी किसी को शो नहीं हो रही, वो कहाँ है कि जैसे क्रेडिट कार्ड है या कोई फाइल है, अब वहाँ पर आपको आपकी साइन दिखती है क्या? नहीं दिखती, बट उसमें सारी चीज़ें रहती है कि आपने कौन सी साइन करी है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये भी है, यहाँ पर भी आपकी साइन शो नहीं होती है, बट आपको सारी जानकारी रहती है कि आपकी साइन उसमें है। नेक्स्ट आता है पासवर्ड। पासवर्ड एक गुप्त शब्द देगा जिसका उपयोग किसी संसाधन तथा पहुंच के लिए पहचान साबित करने के लिए बतौर प्रमाणीकरण किया जाता है। उदाहरण, कोई भी प्रोसेस या एक्सेस कोड पासवर्ड का एक प्रयोग है। हम नॉर्मली बात है पासवर्ड के लिए तो बात कर सकते हैं कि हर चीज़ के लिए आपको एक पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। आप कोई फाइल बना रहे हो, किसी एप्लीकेशन, आप नॉर्मली बात है आप अपने मोबाइल में कितने सारे पासवर्ड रखते हो, ठीक है। विंडो ओपन करने के लिए पासवर्ड रखा, आपने मैसेंजर के लिए पासवर्ड रखा, आपने हर फाइल के लिए अलग अलग पासवर्ड रखेंगे, ठीक है। तो बस वैसे यहाँ पर भी है, आप अपना ATM में उसका एक पिन बना के रखते हो, वो भी आपके लिए पासवर्ड है, ठीक है ना। घर का लॉक है, उसके लिए आप अगर डिजिटल लॉक है आपके पास में तो उसमें भी पासवर्ड रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? पासवर्ड में आती है। इसी के साथ हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।